चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम देखेंगे पीआईबी की न्यूज़। पीआईबी में सेपा एग्रीमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेपा और सेसा, ये दोनों को हमें समझना ज़रूरी है। सेसा, ठीक है, CECA, इसका मतलब होता है कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जबकि सेपा एक्रोनिम्स है फॉर कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेसा का फुल फॉर्म बताया गया है और सेपा का फुल फॉर्म यहाँ पर बताया गया है। दोनों ही जो एग्रीमेंट हैं सेसा और सेपा, ये इकोनॉमिक एग्रीमेंट हैं इंडिया और अदर कंट्री के बीच में, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो 3 देश हैं इनके साथ जो एग्रीमेंट हुए हम उनको सेसा कहते हैं। सेसा मतलब कि कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। लेकिन जापान, श्रीलंका और साउथ कोरिया के बीच में हमने सेपा एग्रीमेंट साइन किया है। बताया जा रहा है चूंकि दोनों ही जो है इकोनॉमिक एग्रीमेंट हैं, द टू एग्रीमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द बेनिफिट ऑफ बोथ कंट्रीज, स्पेशली ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग साइड। मतलब कि दोनों ही ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट हैं और दोनों ही इकोनॉमिक और ट्रेडिंग साइड को बढ़ावा देने का काम करते हैं, बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो दोनों एग्रीमेंट हैं नॉर्मली कंडक्ट किए जाते हैं बाय इकोनॉमिक नेगोशिएशंस बिटवीन टू कंट्रीज। कुछ नेगोशिएशन हम करते हैं, कुछ अदर कंट्री करता है। वंस द नेगोशिएटर्स रीच एन एमिएबल एग्रीमेंट ओवर टर्म एंड कंडीशन, द एग्रीमेंट इज साइंड बाय ईच कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव। जो भी नियम शर्त हैं हमने तय कर लिए, इसके बाद उधर का रिप्रेजेंटेटिव और इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव क्या काम करता है, साइन करने का काम करता है। इन दिस केस द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, नॉर्मली कॉमर्स मिनिस्टर रहेगा, एंड पास टू ईच कंट्रीज पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। इसके बाद इसको कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं या फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। After the approval, the agreement becomes effective by the enforcement of both parties and governments in their own territories। तो इनको तो हम शॉर्टकट में समझने की कोशिश किए तो सेपा एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा ही होता है, जिसके अंतर्गत इंडिया यदि बाहर से कोई माल मंगवा रहा है तो उसमें बहुत कम टैक्स लगाएगा। इसके बदले में हम यदि अपने यहाँ से माल भेज रहे हैं तो वो देश भी कम टैक्स लगाएगा या फिर जीरो टैक्स लगाएगा। यहाँ पर सेसा के बारे में बताया जाता है, सेसा इज मेनली कंसर्न विद टैरिफ रिडक्शन। मेनली इसमें टैरिफ रिडक्शन की बात करी जाती है एंड द एलिमिनेशन ऑफ ऑल आइटम दैट आर कंसिडर्ड टू बी लिस्टेड टैरिफ रेट कोटा आइटम। यदि हम सेपा की बात करें, हैज़ द सेम कंपोनेंट ऑफ सेसा विथ एन एडिशनल फोकस एंड ऑप्शंस इन द टर्म ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज। ये फोकस करता है इन्वेस्टमेंट और सेवा के क्षेत्र में। सेपा इज मच ब्रॉडर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू सेसा। न्यूज़ के बारे में यदि हम बात करें तो इंडिया कनाडा टू relaunch the comprehensive economic partnership agreement negotiation to unlock full potential of bilateral trade। इंडिया और कनाडा के बीच में सेपा एग्रीमेंट साइन हो सकता है। इंडिया और कनाडा दोनों ही, इंडिया कनाडा टू कंसीडर इंतरिम एग्रीमेंट या फिर अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट टू बूस्ट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। ETPA के बारे में बात बताई जाती है कि ट्रेड जो कि गुड और सर्विस काम कर रहे हैं उसको बूस्ट किया जा सकता है। इंडिया कनाडा डिस्कस वे टू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक अक्रॉस सेक्टर्स। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, नेवी का जो अभ्यास किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है जिसका नाम रखा गया है SLINEX, ठीक है। इसके बारे में बताया जाता है, एक्सरसाइज स्लिनेक्स इज ए नवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन श्रीलंका नेवी और इंडियन नेवी। इंडिया और श्रीलंका के नेवी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। स्लिनेक्स सीरीज ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस
वर इनिशिएटेड बाय 2005 से इसकी शुरुआत होती है। ऑब्जेक्टिव इसके बताए जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य है इन्हेंस करना इंटर ऑपरेबिलिटी, इम्प्रूव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर मल्टी फेस्टेड मैरीटाइम ऑपरेशन बिटवीन बोथ नेवीज। सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करें ना, तो स्लीनेक्स एम्प्लीफाई करता है द डीप मैरीटाइम इंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड हैज़ grown in scope over years to strengthen mutual cooperation। न्यूज़ में बताया जा रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है स्लीनेक्स जिसको हम कहते हैं, वो संपन्न हो गई है। 9वें नंबर का एडिशन था ये बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज का, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। स्लीनेक्स इसका नाम रखा गया, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, ये कंक्लूडेड हो गई है 10 मार्च 2022 को। श्रीलंकन नवल शिप सयूराला और इंडियन बिल्ड एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स इंडियन नवल शिप ज्योति किर्च एलोंग विथ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ALHM के थर्ड सीकिंग एंड चेतक पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। कौन कौन से वाहनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें मोदी सरकार ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा में 1500 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला लिया था। मोदी गवर्नमेंट ने इस निर्णय से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको आसानी से और ज़्यादा मात्रा में लोन वो लोग ले सकें, इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया। PM मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। ठीक है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इस क्षेत्र को हम 12,000 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकें। अब इसमें बताया जा रहा है सरकार ने जो इसमें पैसा डाला है उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, 12,000 करोड़ रुपया तक का पैसा अब ये संस्था लोन के रूप में दे सकती है। इरेडा के बारे में और कुछ यदि हम समझने की कोशिश करें तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको इंग्लिश में IREDA हम कहते हैं, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है कंपनी है, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। इरेडे का काम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहन करना है, लोन प्रोवाइड करना। साथ ही ये इन परियोजनाओं में वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करती है। इरेडा को RBI के नियमों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है, मतलब NBFC के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से। तो द हिंदू में एक खबर छपी है वीवीपैट से रिलेटेड। वीवीपैट जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ठीक है, और कागज़ की पर्ची आखिर होती क्या है, दोनों को हमको देखेंगे। वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का संक्षेप रूप है। इस सुविधा की सहायता से किसी भी वोटिंग मशीन के चुनाव के दौरान वोट डालने पर वोट पड़ जाने के बाद एक पर्ची निकलेगी। ये एक स्वतंत्र वेरिफिकेशन प्रिंटेड मशीन होती जो किसी वोटिंग मशीन से संलग्न रहती है। ये पर्ची मतदाता को इस बात की गवाही देती है कि उसका वोट उसके अनुसार सही जगह पे गया है, मतलब कि कमल का बटन दबाया था तो कमल का बटन दबा है। मतगणना के दौरान नतीजे में किसी भी तरह की असमानता पाए जाने पर इस पर्ची की सहायता ली जाती है। इतिहास यदि हम बात करें तो साल 2010 के सर्वदल राजनीतिक मीटिंग में EVM के साथ साथ वीवीपीएटी का भी सुझाव रखा गया था। ठीक है, सबकी सहमति बनी और एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी हुआ था। हिस्ट्री में और बताया जा रहा है कि देखो, कमेटी के तकनीक दल के सुझाव से साल 2011 के जुलाई के महीने में देश के 5 राज्यों में इसका यूज़ किया गया था।
अब इस प्रयोग को देखते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इसका प्रयोग, है ना, 2014 की लोकसभा चुनाव में भी करने को कहा था, ताकि लोकसभा चुनाव में और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय चुनाव में वीवीपीएटी व्यवस्था लाने की कोशिश 2011 से कर रहा है। हालांकि इसका यूज़ 2013 में नागालैंड के उपचुनाव में किया गया था, लेकिन मिजोरम देश का पहला ऐसा राज्य बना था जहां पर इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ था। इस राज्य के आइजोल जिले में इसका 10 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन इसके प्रयोग से हुआ था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है कि जो सिविक वाली बॉडी होती हैं उनके चुनाव में हम वीवीपैट मशीन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। हाई कोर्ट वाज हियरिंग ए पिटीशन बाय आप एमएलए, आपके एमएलए ने एक पिटीशन याचिका दायर करी थी, ठीक है, तो उसी की सुनवाई हो रही थी, तो ये क्वेश्चन किया गया था। तो कोर्ट ने मंडे के दिन, कौन से कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये बात कही है कि वाई ईवीएम्स विथ वीवीपैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अपकमिंग इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एस्मा एक्ट से रिलेटेड, इसी के बारे में कुछ न्यूज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट इज एस्मा एक्ट? दिस एक्सप्रेशन इज बैंडेड अबाउट whenever there is an major strike और बंद। ये जो शब्द है आपको तभी सुनाई देगा जब कभी लोग बंद में हैं या फिर हड़ताल में। इट इज़ द एक्रोनिम ऑफ ए लॉ, किसका यह संक्षेप रूप है, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, जिसको एस्मा कहते हैं, विच द गवर्नमेंट कैन इन्वोक टू प्रोहिबिट स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू वर्क इन सर्टेन इसेंशियल सर्विस। बात ऐसी है कि यदि आप आवश्यक सेवाओं में संलग्न हैं तो गवर्नमेंट आपको कह सकती है कि भाई ये बहुत ज़रूरी सेवाएं हैं, आप जो काम करते हो उसको आप बंद नहीं कर सकते हो, आप स्ट्राइक बंद कर दीजिए। विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लाइफ इन द कंट्री। अब कौन कौन सी जो सर्विस हैं, सेवाएं हैं, वो इसेंशियल में आ जाती हैं, आवश्यक सेवाओं में। एनी सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज और द गवर्नमेंट फील्स दैट इस डिसकंटिन्यूशन वुड इफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज। पार्लियामेंट ने जो डिसाइड कर दी है या सरकार जो डिसाइड कर दे कि नहीं ये वाला जो काम है इसके बिना नॉर्मल लाइफ गड़बड़ हो जाएगी, वो सब चीज़ इसमें आ जाती है। विच सर्विस फॉल अंडर दिस कैटेगरी, कौन कौन सी सेवाएं हैं जो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। सर्विसेज रिलेटेड टू पब्लिक कंजर्वेंसी, सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड विद द डिफेंस ऑफ कंट्री आर कंसिडर्ड इसेंशियल। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसेंशियल सर्विस के अंतर्गत आ जाती हैं। एनी एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग विद द प्रोडक्शन सप्लाई डिसरप्शन, या फिर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हो रहा, सप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, तो वो सारी चीज़ भी इसी में जाएगा, ठीक है। कोल, पावर, स्टील, फर्टिलाइजर also falls under the essential service category. Apart from this, any service in the connection with banking can be subjected to ESMA. अब बात करी जाती है कि यदि कोई एम्प्लॉई है जो स्ट्राइक पे चला गया है तो क्या वो कोई अपराध कर दिया है। ए स्ट्राइक पर से इज नॉट इलीगल, लेकिन द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोहिबिट इट if it feels that the strike is gravely, यहाँ एक gravely वर्ड आया है, गंभीरता, gravely distributing public disturbing public life, पब्लिक लाइफ को यदि आपका स्ट्राइक प्रभावित कर रहा है तो सरकार उसको रोक सकती है। For that the government has to issue a general or a special order to end the strike. Any strike becomes illegal after the passing of this order. कोई भी स्ट्राइक इलीगल बन जाएगी इस ऑर्डर को पास करने के बाद में। अब कौन कौन से एक्शन हैं जो कि लिए जा सकते हैं एम्प्लॉय के अगेंस्ट में।
persons who commence the strike as well as those who instigate it are liable to disciplinary action. डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर हो सकता है, विच में इंक्लूड डिसमिसल, आपको डिसमिसल भी किया जा सकता है। एज द स्ट्राइक बिकम्स इलीगल आफ्टर एस्मा इज इन्वोक, लीगल एक्शन कैन आल्सो बी टेकन अगेंस्ट दिस एम्प्लॉय, कुछ विधिक एक्शन भी लिए जा सकते हैं इन एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। एनी पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट द स्ट्राइकिंग पर्सन विथआउट ए वारंट, बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी यहाँ हो सकता है। पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन और इंस्टिगेटिंग द स्ट्राइक, यहाँ एक वर्ड आया है इंस्टिगेटिंग, मतलब होता है उकसाना। आप स्ट्राइक करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, बंद करने के लिए किसी को उकसा रहे हो तो भी आपको जेल हो सकती है। विथ इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर से लेकर के, इसमें फाइन भी लग सकता है, 1 साल की जेल भी हो सकती है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब बताया जाता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आखिर है क्या। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पावर करता है सरकार को कि वो कंट्रोल कर सकती है प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़ को, जैसा कि हम सुनते थे कोरोना के टाइम में। द एक्ट इज एम्ड एज मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग सप्लाई एंड फॉर सिक्योरिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर प्राइस अवेलेबिलिटी, जैसे कि कोरोना के टाइम में सरकार ने मास्क के प्राइस को स्थिर करने की कोशिश करी थी, उसको आवश्यक वस्तुएं घोषित कर दी थी। द एक्ट इज आल्सो इंटेंडेड टू वर्क अगेंस्ट अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को भी टारगेट करने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी डिमांड है उनकी कि भाई हमें परमानेंट करिए, वेतन हमें अच्छा दीजिए, और भी कई सारी इनकी डिमांड है, रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन दो। लेकिन अब क्या किया गया, वहाँ की सरकार ने, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एस्मा एक्ट लागू कर दी है। एस्मा एक्ट ऐसा कि भाई आप तो आवश्यक वस्तु और सेवाओं के अंतर्गत सेवा देते हो, तो आप स्ट्राइक बंद कर दीजिए। तो इसी एस्मा को क्या करने के लिए, टारगेट करने के लिए, या फिर इसका विरोध करने के लिए उनका कहना है कि हम कोर्ट जाने वाले हैं। नेक्स्ट वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बजट के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है कि जो पश्चिम बंगाल का बजट है ना, वो फोकस करता है सोशल सेक्टर में। रजिस्ट्रेशन फी एग्जेम्पशन फॉर इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाहन रहते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री रहेगा। इलेक्ट्रिक सीएनजी व्हीकल्स, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा विडो पेंशन फॉर मोर, जो विधवा महिलाएं हैं उनकी पेंशन की बात यहाँ पर करी जाती है, और भी कुछ कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो टोटल यहाँ कीमत 3.21 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है 2022-23 के लिए, विथ ए फोकस ऑन द सोशल सेक्टर स्कीम। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन आपका फ्री होने वाला है। रोड टैक्स 2 साल तक आपको नहीं देना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। फॉर बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी व्हीकल, 2 चीज़ों के लिए ये छूट दी गई है। एमएस भट्टाचार्य का कहना है कि ये जो इनिशिएटिव है इसलिए लाई गई है ताकि हम रिड्यूस कर सके डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोल डीजल एंड इंसेंटिवाइज द रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कम करें, इसके लिए सरकार की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है। टी इंडस्ट्री की तरफ यदि हम देखें तो द बजट एग्जम्प्टेड रूरल एम्प्लॉयमेंट सेस, ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट सेस जो लगाया जाता था उसको हम नहीं लगाएंगे, ऐसा सरकार कह रही है। एजुकेशन सेस नहीं लगाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर, इस सारी चीज़ों में छूट देने वाली।
अब सोशल सेक्टर में कैसे सरकार ने ध्यान दी है, तो सोशल सेक्टर स्कीम में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इंक्रीज करेंगे बेनिफिशरीज के कवर को अंडर द विडो पेंशन स्कीम। 13 लाख लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम 21 लाख लोगों को इसका फ़ायदा देंगे। इसके अलावा एलोकेटेड एन एडिशनल 960 करोड़ रुपया का बजट इन दिस बजट। 960 करोड़ रुपये तो खाली इस स्कीम के अंतर्गत दिए गए हैं। लक्ष्मी भांडार कैश ट्रांसफ़र स्कीम, ये स्कीम कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। क्या इसमें प्रावधान है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। द नंबर ऑफ वुमेन बेनिफिशरीज हु आर एश्योर्ड मंथली इनकम बेनिफिट इंक्रीज 1.53 करोड़ विद एन एनुअल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 10,000 करोड़। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं लैंसेट की एक रिपोर्ट से रिलेटेड। लैंसेट डेथ फिगर्स फॉल्टी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना। लैंसेट ने कोरोना के चलते चलते जो डेथें हुई थी, तो उसमें बताया जा रहा है कि भारत में सही सही आंकड़े नहीं दर्ज कराए गए हैं। मतलब कि 4 मौत हुई है, तो बताया जा रहा है 1 ही डेथ हुई है कोरोना से। तो ये जो आंकड़े लैंसेट ने प्रस्तुत किए हैं, इसको हमारी सरकार कह रही है कुछ भी बताते रहते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, कोई इनके पास बेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है।